दोस्तों हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो अमर हो, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित भी है। चाहे वो कोई जीव हो या हमारा सोलर सिस्टम या फिर पूरा ब्रह्मांड। ऐसा माना जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक दिन उसी बिंदु में समाहित हो जाएगा जिससे उसका जन्म हुआ है। हमारी पृथ्वी सहित हमारे पूरे सोलर सिस्टम हमारे सूर्य से जन्मा है और एक दिन इसी सूर्य में समा जाएंगे। लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा? कई सारे वैज्ञानिक आकलन के मुताबिक अभी हमारा सूर्य अपनी युवा अवस्था में है। हमारे सूर्य की उम्र करीब 450 करोड़ साल है और अभी ये 500 करोड़ साल तक यही फ्यूजन होता रहेगा। अपने जीवन के आखिरी कुछ सालों में हमारे इस जीवनदायिनी तारे के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य के केंद्र की तापमान अपनी हद पार कर देगा और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ते आकार के कारण एक एक करके सारे ग्रह सूर्य में समा जाएंगे। सूर्य का आकार इसके वर्तमान आकार का 100 गुना हो जाएगा। फिर उसका बाहरी परत सूखे हुए पत्तों की तरह अंतरिक्ष में फैल जाएंगे और सूर्य का कोर एक कोयले की तरह अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। दोस्तों ये सब सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया को घटित होने में भी कई अरब साल का वक्त बाकी है। शायद हम इंसान कुछ देखने से पहले ही किसी अन्य कारणों से नष्ट हो चुके होंगे। तो दोस्तों सवाल उठता है कि क्या आज की टेक्नोलॉजी के जरिए हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसी को उड़ाकर कहीं और ले जा सकते हैं? चलिए दोस्तों उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे वैज्ञानिक कई वर्षों से छोटे एस्टेरॉयड और कॉमेट के ऊपर उनकी ऑर्बिट से हिलाने या बदल लेने की टेक्निक को विकसित कर रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराते हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़े ही विध्वंसकारी हो सकती है, मतलब कि हमें अपने तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की तरह न्यूक्लियर बम से डिस्ट्रॉय करना होगा। हम न्यूक्लियर बम हमला एक वीरान एस्टेरॉयड पर तो कर सकते हैं, लेकिन उस पृथ्वी पर नहीं कर सकते जिस पर हम रहते हैं, कि पृथ्वी एस्टेरॉयड की तुलना में बेहद बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि ऐसा प्रयास करते हैं तो सूर्य की गर्मी से पहले हम सभी इस परमाणु विस्फोट से मारे जाएंगे। इलेक्ट्रिक थ्रस्टर इंजन। दोस्तों हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब भी कोई रॉकेट पृथ्वी से लॉन्च होता है तब वो रॉकेट आगे बढ़ते समय अपने पीछे एक थ्रस्ट या धक्का देता है। ये ठीक ऐसा ही है जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तब हमारे हाथ एक झटके से पीछे की ओर आ जाती है। जब पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च होता है तो ये रॉकेट पृथ्वी की ओर एक विपरीत आवेग लगाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि मानव निर्मित रॉकेट की पृथ्वी की कोई भी वेट की तुलना में कुछ भी नहीं। इसलिए रॉकेट के द्वारा लगाया गया विपरीत फोर्स बहुत ही कम होती है। यानी हमें बहुत बड़े भारी अधिक संख्या में रॉकेट चाहिए होंगे। यदि हम इस धरती को इसी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए हमें पृथ्वी की सरफेस को 85% एरिया में रॉकेट तैनात करने होंगे, तब जाकर इतना फोर्स उत्पन्न होगा कि जो पृथ्वी को अपनी जगह से बाहर निकाल सके। यानी पृथ्वी की 80% एरिया पर रॉकेट तैनात होंगे और बाकी के 20% हिस्से पर हम इंसान और अन्य जीवों को रहकर गुजारा करना पड़ेगा। और हमें इस रॉकेट बनाने के लिए कॉस्ट और एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इतना ज्यादा रॉकेट के लिए मटेरियल जुटाना असंभव होगा। अगर किसी भी तरह हमें इतना कर भी सकते हैं तो धरती की 80% हिस्से पर तैनात रॉकेट से निकलने वाली भयानक उष्मा से पृथ्वी को ही जलाकर राख कर देगी। इस तरह हॉलीवुड मूवीज में दिखाई गई इलेक्ट्रिक थ्रस्टर टेक्निक की बात करें तो ये बेहद बड़े और विशाल होने चाहिए। कम से कम उनकी ऊंचाई हजारों किलोमीटर तक होनी चाहिए। यानी एवरेस्ट की तुलना में उसकी आकार 10 गुना बड़ा होना चाहिए, कि उनके द्वारा छोड़े जाने वाली उष्मा हमारी वायुमंडल से बाहर चले जाए, जिससे कि हमारे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। आज की पूरे विश्व की मांग से कम 800 गुना ज्यादा होगी, तब जाकर हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। इतनी अधिक बिजली का उत्पादन करना हमारे लिए नामुमकिन है। दूसरा है सोलर पावर लेजर। दोस्तों फोटोन की एटम का कोई भी वेट नहीं होती, इसलिए वो बेहद ही तेजी से चलती है। लाइट की फोटोन बेहद ही ऊर्जावान होती है। अगर हम पृथ्वी पर पड़ने वाली लाइट को एक ही जगह पर केंद्रित करने में सफल हो जाए, जिस तरह लेजर लाइट में होती है, उसी तरह हम सूरज की असीम ताकत का इस्तेमाल करके हम अपनी पृथ्वी को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम पृथ्वी का कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें ऊर्जा सूर्य से ही मिल जाएगी। हमें बस कोई ऐसा टेक्निक चाहिए जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को लेजर में बदलकर तेजी से वापस स्पेस में छोड़े, जिसके कारण हमारी पृथ्वी धीरे धीरे स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस टेक्निक में भी बहुत ही समस्या है।
पहले तो हमारे पास ऐसे कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे कि हम सूर्य की पूरी तरह ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। दूसरा है कि यदि हम ऐसा कभी कर पाते हैं तो लेजर के रूप में रिफ्लेक्टेड होने वाली सूर्य का लाइट हमारी एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, इतना गर्म कि कोई भी जीव इस गर्मी को नहीं झेल पाएगा। तीसरी समस्या यह होगी कि जैसे जैसे धरती सूर्य से दूर चले जाएंगे ऐसे ही हमें सूर्य से मिलने वाली गर्मी कम होती जाएगी। हमें रास्ते में पड़ने वाली अनेक ग्रहों की ग्रेविटी से बचने के लिए निरंतर ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यदि हमें एक बार गति मिल जाएगी तो हम जियांट सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हुए सूर्य की हल्का रश्मि से कुछ हद तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हुए आज साइंटिस्ट सैटेलाइट को स्पेस में ऑर्बिट करा रहे हैं, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है तो फोटोन की टक्कर से सैटेलाइट स्पेस में जर्नी करती है। लेकिन ये सोलर पैनल टेक्निक छोटे सैटेलाइट के लिए ठीक है, लेकिन पृथ्वी को अन्य ग्रहों की ग्रेविटी से बचाने के लिए हमें पृथ्वी की व्यास की तुलना में करीब 19 गुना सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा करना असंभव है। ग्रेविटी स्लिंग स्लॉट दोस्तों, जब स्पेस में घूमने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट या ग्रह, उपग्रह या एस्टेरॉयड एक दूसरे के ग्रेविटी फील्ड में आ जाते हैं तब उनकी गति में बदलाव होने लगती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे मून हमारी धरती के चारों ओर घूमता है और साथ ही धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद की ऑर्बिट को प्रभावित करता आ रहा है, जिससे कि चांद हर साल 0.8 सेंटीमीटर धरती से दूर हो जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन पर किया था। ग्रेविटी स्लिंग स्लॉट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो स्पेस ऑब्जेक्ट अपने बाहरी सेंटर से एक दूसरे से ऑर्बिट करते हैं तब उनके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती। ये दूरी कम या ज्यादा होती रहती है। जब दूरी अधिक रहती है तब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है और जब दूरी कम होती है तब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। इसरो ने इस सिद्धांत का फायदा उठाते हुए अपने मंगलयान की गति को बढ़ाया है। मंगलयान पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा और उसके द्वारा लगाई गई हर एक चक्कर के साथ मंगलयान की गति बढ़ने लगा। इसी तरह मंगलयान में लगी ऊर्जा का काफी बचत हो गई। इसीलिए ये मिशन सिर्फ $76 मिलियन में ही पूरा हो गया। क्योंकि मंगलयान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही छोटा है, इसलिए उसके प्रभाव से पृथ्वी की गति में कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन दोस्तों हम अपने पृथ्वी को किसी बड़े एस्टेरॉयड से ग्रेविटेशनल स्लिंग लेकर अंतरिक्ष में तैरा सकते हैं। तो दोस्तों ये टेक्निक सुनने में बहुत ही इजी लगता है, लेकिन एस्टेरॉयड बेहद ही छोटे होते हैं और पृथ्वी बड़ी। पृथ्वी को अपनी ऑर्बिट से बाहर करने के लिए हमें पृथ्वी से 10 गुना बड़ी एस्टेरॉयड की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सच बात यह है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के समय में हम धरती को उसके ऑर्बिट से चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।